नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सीरीज को भी आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है आपको बता दें कि अनअकैडमी पर लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 जो कि ये 12 महीने में प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ये बैच 6 अक्टूबर से जो है शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस यानी कि प्री और मेन्स को जो है कवर कराया जाएगा। और साथ में यूपीपीएससी और यूपी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है। यानी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में जो है मिलेगा। और हमारा जो है रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय 10% का डिस्काउंट वहाँ पे हो जाएगा। और 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री में जो है अभी मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पहला इसमें से आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल ये राष्ट्रपति द्वारा संसद की स्वीकृति प्रस्ताव के बिना हटाया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 155 यानी कि आर्टिकल 155 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए और मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संसद की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद का सत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है यानी कि बुलाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा आहूत यानी कि बुलाया जाता है। और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक होता है आपका बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है वह 6 महीने का अंतराल, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है कब। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस यानी कि नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी इसके पहले आपको बताया गया 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सामान्यतः जो है आपको पता ही होगा कि 3 सत्र होते हैं संसद में, एक मानसून सत्र, दूसरा बजट और तीसरा जो है शीतकालीन सत्र। और संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है। तो यह है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत। 24 अगस्त 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग माना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुशासन के साधन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया सामाजिक लेखा परीक्षा, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा नागरिक चार्टर और चौथा है सूचना का अधिकार। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि देखा जाए सुशासन के साधन में सामाजिक लेखा परीक्षा आ जाएगा, नागरिक चार्टर आ जाएगा और सूचना का अधिकार। इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं आएगा। तो 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, उसे
वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं। तो बिल्कुल ये गलत है आपका। यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये भी आपका सही नहीं है। और इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है, तो ये भी आपका सही नहीं है। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें चारों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4 चारों ही गलत हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्रदान की गई हैं और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। उसे धन विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः यहाँ पे चारों ही ऑप्शन क्या है, गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। तीसरा उन्हें मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और चौथा उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो सही होगा आपका केवल और एक जो है ये आपका सही है, बाकी सभी यहाँ पे गलत हैं। तो आंसर जो सही होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केवल एक सही है। राज्यपाल ये राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है और वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत यानी कि बुला सकता है या सत्रावसान और या फिर जो है विघटित या भंग कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य से वह इस संदर्भ में सलाह कर सकता है कि राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। तो केवल ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और एक और ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे मिसिंग है। डी ऑप्शन है आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन क्या होगा, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 यानी कि आर्टिकल 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया और इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ऑप्शन में जो दिया गया है महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ पे 48 लोकसभा की सीटें हैं। वैसे तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र दिए गए 48 सीटें यहाँ पे। और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। तमिलनाडु में देखा जाए तो 39 सीटें हैं लोकसभा की और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में हैं 80 सीटें लोकसभा के, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में सर्वाधिक महाराष्ट्र में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और अगला जो प्रश्न है वो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। और प्रारूप समिति के पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी विकल्प सही हो जाएगा। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं, तो इसमें जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यह है आपका अनुच्छेद 24, डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 19, ए विकल्प सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत वर्णिक वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित माना गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है इसमें नहीं है, लेकिन वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद 21, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है ये। और अगला जो प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आपका 1973 के वाद में जो है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स जो कि 1980 के बाद में किया गया था। तो सी विकल्प सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, यानी कि इसे मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया वर्तमान में। यह आपका आर्टिकल 300 का में जो है अब कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसे जो है विदेशी नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और यदि देखा जाए भारत में मूल अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं। उनमें आपका विधि के समक्ष समता है जो कि अनुच्छेद 14 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ये जो है आपका भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है, ये भी दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 अनुच्छेद में है, इसे भी भारतीय और विदेशी नागरिकों को दोनों को दिया गया है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 19(1) में दिया गया, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे डी विकल्प से होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह है 57, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है, और इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो यह देते हैं उपराष्ट्रपति को, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह आपका अनुच्छेद 123, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 143, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक, एक 1950 से 1952 तक रहे, दूसरा 1952 से 1957 तक, और तीसरी बार 1957 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान के अध्यक्ष के होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे, जबकि 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी ये सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल वर्ष जो था 1977 से 1982 तक था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो आप सबको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, और ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है? तो कैबिनेट का तात्पर्य हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जबकि मंत्रिपरिषद जो है, ये मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, और ये आपका 44वें संविधान संशोधन में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो यह अनुच्छेद 75, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, बी विकल्प सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री को, तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः देखा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा बहुमत पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति, यानी कि वह संसद सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 50। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, और 76(2) में है कि महान्यायवादी भारत यानी कि अटॉर्नी जनरल सरकार को जो है कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह अटॉर्नी जनरल है। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो अभी आपने देखा भारत सरकार को कौन परामर्श देता था, तो अटॉर्नी जनरल, लेकिन यहाँ पे पूछा गया राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका वर्णन आर्टिकल 165 में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक जो है रहेगा। और संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के में परंतु में जो है संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया, और इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। तो 2026 तक ये यथावत रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो 550 अधिकतम हो सकता है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
और अगला जो प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उपाध्यक्ष को। और प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा जीवी मावलंकर। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और 15 मई 1952 को जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो डी ऑप्शन से हो जाएगा मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो कि जून 2009 में इस पद के लिए यह चुनी गई थीं। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वह हैं ओम बिरला। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्षों के लिए होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनमें जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर वह रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह है राज्यसभा का, ये विकल्प सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इनके लिए है 30 वर्ष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लोकसभा के लिए कितना है? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250 है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनमें जो है आपका टोटल संख्या 250 है और राज्यों या संघीय क्षेत्रों से 238 और आपका राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। टोटल कितना हो जाएंगे? 250। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो संसद में है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह भारत की देन है, ये विकल्प सही हो जाएगा। शून्यकाल यानी कि 0 आवर ये विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है, जो कि लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय ही शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो यह लोकसभा में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो यह है 34। मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कितनी संख्या है? 34 है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। और सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह 65 वर्ष तक। और हाई कोर्ट में कितना है उच्च न्यायालय में? तो यह आपका 62 वर्ष है। तो दोनों ध्यान दीजिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो 65 वर्ष और हाई कोर्ट पूछा जाए तो 62 वर्ष है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? तो यह न्यायिक व्याख्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति के प्रति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 169 में, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है।
और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यह है राज्य विधान परिषद। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सुचेता कृपलानी ये भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वह 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अगला जो प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इनका नाम है रोज वैथ्यू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीमती रोज एम वैथ्यू ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1992 से लेकर के ये 1996 के दौरान इस पद पर रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वह आपका चुनाव आयोग का वर्णन किया गया और 324(2) में है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। और अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि ये 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1989 से। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जीआईसी प्रवक्ता जीएस पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।